Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. So 29 अगस्त के करंट अफेयर्स हमें डिस्कस करने आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं लास्ट डे की रिवीजन के साथ. द फर्स्ट वन, Vaquita porpoise that was recently seen in news is mainly found in which region? So लास्ट हमने एक cetacean कैटेगरी को डिस्कस किया था जिसमें डॉल्फिन, व्हेल एंड Vaquita porpoise को काउंट किया जाता है. मरीन मैमल्स है ये है और मेनली किस रीजन में पाया जाता है दी Vaquita porpoise एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में यह लोकेटेड है एंड रिसेंटली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है. ये केवल 10 बचे हैं, दैट्स वाई ये न्यूज़ में चल रहे थे. INS उदयगिरी वॉज बिल्ट बाय विच शिपयार्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17. सो प्रोजेक्ट 17A को हमने डिस्कस किया था जिसके तहत 7 फ्रिगेट्स को बना रहा है द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड मजगांव शिप बिल्डर्स और इसके तहत INS उदयगिरी को रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया और इसे किसने बनाया है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई बेस्ड. The next one, Mirabai Chanu won which medal at the 2025 Commonwealth Weightlifting Championship in Ahmedabad. So recently अहमदाबाद में इंडिया ने होस्ट करा the Commonwealth Weightlifting Championship और यहाँ पर हमारे पास गोल्ड मेडल आया बाय द मीराबाई चानू जो ऑलरेडी ओलंपिक्स जीत चुकी है 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स एंड यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रिसेंटली. अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पर यह है लोकेटेड है एंड दैट इज तमिलनाडु में यह लोकेटेड है. नेशनल यूथ अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है नेशनल यूथ अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से यह एसोसिएटेड है. तावी रिवर that was recently seen in news is a major left bank tributary of which river? So left bank सहायक नदी है तावी रिवर. रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो हैवी रेन के कारण इसका जो वाटर लेवल है बढ़ चुका है उसके कारण ये न्यूज़ में चल रही है एंड यह किसकी सहायक नदी है? चेनाब की, राइट. The next one, what is the name of the initiative launched by the National Highway Authority of India to support children of toll plaza employees? So यहाँ पर ये जो सपोर्ट स्कीम आई है बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दैट इज प्रोजेक्ट आरोहन. The next one, the X-Guard fiber optic tow decoy system was developed by which country? Please note इसे इजराइल ने डेवलप किया है. And Shipkila Pass that was recently seen in news is located in which state? So ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है. A key route for a trade between India and China through Tibet. The next one, Fiji nation that was recently seen in news is located in which country? So Fiji nation ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है. रिसेंटली इंडिया एंड फिजी के बिटवीन जो कोलैब हुआ उसके कारण यह न्यूज़ में रहा था. मेनली जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे. नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की थीम और कब इसे डिक्लेयर किया गया उसके बारे में हम जानेंगे. रिसेंटली इंडिया का जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसे प्रमोट करने के लिए हमने एक कंट्री के साथ कोलैब करा है. प्लस इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसकी ग्रोथ को हम देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है. फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई बिकॉज पाली लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था जैसे कि हमने डिस्कस करा था. आज काफ़ी सारी PM स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे जस्ट लाइक PM स्वनिधि योजना एंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए एक कंट्री के दैट इज़ अ बाल्टिक नेशन, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. स्पोर्ट्स न्यूज़ में फिडे चेस वर्ल्ड कप को हम डिस्कस करेंगे. सड़क सुरक्षा मित्र प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में. अगेन स्पोर्ट्स न्यूज़ में बॉक्सिंग वर्ल्ड कप को हम डिस्कस करेंगे. एंड इंडिया में जो कार्बन ट्रेडिंग है उसे प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम आ रही है, कौन सी अथॉरिटी है, उसे हम यहाँ पर जानेंगे. एंड बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव आल्सो गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में से हम डिस्कस करेंगे, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. The first one, what is the name of the biggest financial inclusion initiative in the world launched by India? भारत द्वारा शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल का नाम क्या है एंड दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना. अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रही? बिकॉज इस स्कीम को 11 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई एंड दैट्स वाई हम इसे आज देख रहे हैं. प्लीज़ नोट जो की पॉइंट हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस करने. द फर्स्ट वन, प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया था? सो 28 अगस्त 2014 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. इसका मेन गोल क्या है? इंडिया की जो नॉन बैंकिंग पॉपुलेशन है उन्हें बैंक सर्विसेज से जोड़ना है और उसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना काम कर रही है. यहाँ पर बैंकिंग को, सेविंग को एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडिया की पॉपुलेशन में प्रमोट करने के लिए. रिसेंटली यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है
क्या रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 56.2 करोड़ जो अकाउंट है वो ओपन किए जा चुके हैं एंड लार्जेस्ट जो पार्टिसिपेंट है इस योजना में एंड दैट इज द विमेन का जो परसेंटेज है 56% ऑफ अकाउंट हेल्ड बाय विमेन ओनली इन द प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट। एंड यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो 59% से 100% तक पहुँच चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। एंड लार्जेस्ट यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल बैंक है इस स्कीम के लिए एंड दैट इज़ दी SBI के तहत जो बैंक ओपनिंग है सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे स्कीम्स को यूज़ किया जा रहा है। सो एक टर्म ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर दैट इज DBT को इस स्कीम से 1 साल पहले लॉन्च किया गया था एंड दैट इज 2013। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स आती है, जो भी सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DBT के तहत डायरेक्ट जो पब्लिक अकाउंट है उनमें करवाता है। सो DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में लॉन्च करी थी। DBT से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन कि इंडिया का पहला राज्य जिसने DBT को इम्प्लीमेंट किया था एंड दैट इज़ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपनी LPG सब्सिडीज़ में DBT स्कीम को यूज़ करी थी और इस प्रकार ये पहला राज्य बन जाता है DBT को यूज़ करने वाला, द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देन 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DBT को यूज़ करता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लास्ट SBI को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी बिकॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल की प्लेयर है दैट इज़ दी SBI से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि SBI का नेशनलाइजेशन कब किया गया था। SBI की शुरुआत 1806 में हुई थी एज बैंक ऑफ कलकत्ता, बट जो भी अच्छी चीज़ होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका नेशनलाइजेशन कर देती है एज वी ऑल नो। सो द पॉइंट 1955 में SBI का नेशनलाइजेशन यहाँ पर किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रैंकिंग आई थी और उसमें 55th रैंक मिली थी SBI को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्टिंग में और 178 रैंकिंग मिली थी SBI को फॉर्चून ग्लोबल 500 में और एक ओनली इंडियन बैंक था जो फॉर्चून ग्लोबल में लिस्टेड था एंड दैट इज़ द ओनली SBI। और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 47th जो लार्जेस्ट बैंक है एंड दैट इज़ दी SBI। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए भी जो टॉप बैंक है एंड दैट इज़ दी SBI। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एट लास्ट इस स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, कुछ अदर स्कीम्स को, गवर्नमेंट स्कीम्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो रिलेटेड है PM से। The first one, PM स्वनिधि योजना was launched by which ministry? PM स्वनिधि को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसे लॉन्च किया है एंड इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? दैट इज मनोहर लाल खट्टर। द नेक्स्ट वन, PM एकता मॉल इनिशिएटिव, दैट इज PM यूनिटी मॉल एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM यूनिटी मॉल एंड दैट इज कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड जो GI टैग प्रोडक्ट है उनका सेल एंड प्रमोट करना, यह इसका मेन गोल है। PM विकास, इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने। इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ट्राइबल के जालौर में। Which 3 cities in Uttar Pradesh have shown the highest reduction in PM10 level under National Clean Air Program as of 24-25 and they are Bareilly, Varanasi and Firozabad। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिडक्शन देखने को मिला PM10 लेवल पार्टिकल्स का। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने इसे लॉन्च करा है एंड दैट इज द PM विकास, हमने ऑलरेडी इसे डिस्कस कर ही लिया है। विच कंट्री रिसेंटली ऑनर PM नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। और ये जो सदर्न क्रॉस वाला ऑनर था ये PM मोदी को ब्राज़ील से मिला था। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया है। Moving on, the next one, what is the name of Maruti Suzuki's first battery electric vehicle inaugurated by PM Modi? So PM मोदी द्वारा उद्घाटित किए गए मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? So here we are discussing a joint collab between India and Japan and that is for first battery electric vehicle by Maruti Suzuki. So Suzuki यहाँ पे जापान बेस्ड कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मारुति फ्रॉम इंडिया एंड दोनों ने कोलैब करके इंडिया की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय मारुति सुजुकी उसे लॉन्च कर दिया एंड दैट इज ई विटारा, जिसका ऑफिशियल इनोग्रेशन किसने करा?
पीएम मोदी ने, एंड दैट्स वाई ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द ई विटारा। प्लीज़ नोट, इसी के साथ यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया जापान और इंडिया जॉइंट कोलैब से। कहाँ पर? अहमदाबाद के हंसलपुर में। और यहाँ पर ये जो जॉइंट कोलैब है दैट इज़ मेड फॉर ईच अदर, इंडिया जापान पार्टनरशिप, जिसका मेन गोल क्या है? मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उन्हें 100 कंट्रीज से ओवर तक पहुँचाना है। और यहाँ पर द TDSG फैसिलिटी की हेल्प ली जाएगी। TDSG फैसिलिटी इट इज़ फ्रॉम जापान, दैट इज़ द तोशिबा डेंसो सुजुकी ग्रुप, और यह हमारी हेल्प कर रहे हैं हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें 80% इंडियन लोकल कंटेंट को यूज़ किया जाएगा। जो फॉरेन इंपोर्ट है उसमें जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, उसे रिड्यूस किया जाएगा। इंडिया जापान टाइज को बूस्ट किया जाएगा, ग्रीन मोबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, एंड एट लास्ट मेड इन इंडिया को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है बाय इंडिया जापान पार्टनरशिप, एंड दैट इज़ मेड फॉर ईच अदर, जिसके तहत मारुति सुजुकी का फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया गया, एंड दैट इज़ ई विटारा। ठीक है, सो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जॉइंट कोलैब द बिगेस्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज नोट, 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट। जापान 4th नंबर पर आता है, 5th नंबर पे जर्मनी आता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो हमारी टोटल GDP का 7% है। कुछ स्कीम्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो हमने अप्लाई कर रखी है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। आए दिन करंट अफेयर्स में हम देखते हैं, दैट इज़ PME ड्राइव स्कीम। किस सेक्टर से ये एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना PME ड्राइव का मेन गोल है। इस स्कीम को 2024 में लाया गया। 26 इज़ दी टारगेट लाइन, और यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है उन्हें बूस्ट करना है इंडिया में, सो दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। एंड इसी के साथ यहाँ पर चल रही है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2024, एंड द गोल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट यहाँ पर हमें करना है। तो दोनों स्कीम्स को ध्यान रख लेना, PME ड्राइव, न्यू EV पॉलिसी, इसी के साथ PM E-बस सेवा है। यहाँ पर आए दिन दिल्ली में, नोएडा में, सब जगह जो E-बसेस को प्रमोट किया जा रहा है उसके लिए जो स्कीम है दैट इज़ PM E-बस सेवा। एट लास्ट 2030 हमारा टारगेट गोल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। 80% जो व्हीकल्स हैं हमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वो करने हैं EV, और यह गोल हमारा 2030 तक है। बसेस का है 40% तक, और कार्स का है 30% तक, यानी 2030 तक 30% EV कार होनी चाहिए, 40% बसेस होनी चाहिए, और 80% 2 और 3 व्हीलर्स होने चाहिए, एंड दैट इज़ द 2030 EV टारगेट ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। Which institute has released a report titled Unlocking a 200 billion Opportunity Electric Vehicle in India? और इस रिपोर्ट को रिसेंटली पब्लिश करा है नीति आयोग ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक और इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। which is state government has introduced a 100% exemption on road tax and registration fees for electric vehicles, and that is तेलंगाना ने इसे स्टार्ट किया है। एंड रिसेंटली जो GST है वो भी कम हो चुकी है, 18% से हम 5% तक आ चुकी थी ऑन जो भी चार्जिंग स्टेशन थे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो वो भी GST कम हुई है। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्कीम। What is the name of the mission initiated by Anusandhan National Research Foundation to advance electric vehicles technology, and that is Maha EV mission, जिसे स्टार्ट करा है ANRF ने। And what is the name of India's new scheme to promote local manufacturing of electric vehicle components in India? और उसके लिए PME Drive Scheme 2026 is the target year. Moving on the next one, current days in news हम डिस्कस करें। What is the central theme of the National Sports Day 2025? और यहाँ पर थीम रही नेशनल स्पोर्ट्स डे की 1 घंटा खेल के मैदान में। सो इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? प्लीज़ नोट, 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लीजेंडरी मेजर ध्यानचंद, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को इंडिया ऑब्जर्व करता है एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसकी थीम रही 1 घंटा खेल के मैदान में।
ओवरऑल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है यहाँ पर, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, एंड दैट्स वाई इंडिया के पास इस टाइप के डेज हैं. इस डे को ध्यान रख लेना. एंड कुछ अदर डेज को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो कि पर्टिकुलर करंट अफेयर से रिलेटेड है, अगस्त मेनली. सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, 20 अगस्त को मनाया जाएगा सद्भावना दिवस. वर्ल्ड मस्कीटो डे एंड दैट इज ऑन 20 अगस्त. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दैट इज ऑन 19 अगस्त. वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे दैट इज ऑन 19 अगस्त. डी जॉ ट्रांसफर डे, सो पुडुचेरी के लिए था ये, 16 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है. And what is the name scheme announced by PM on Independence Day to boost formal job creation, and that is प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे इस बार 79th इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस किया गया था बाय द PM मोदी. Which national mission was announced on Independence Day to address illegal immigration and demographic changes, and that is demography mission. Moving on, sports news हम डिस्कस करें, that is boxing world cup. And which country is the host of Boxing World Cup 2025, and that is India. So India host करेगा Boxing World Cup 2025 मैन एंड वेमेन कैटेगरी दोनों के लिए. ग्रेटर नोएडा में इसे होस्ट किया जाएगा नवंबर के मंथ में. इससे पहले इंडिया जो वर्ल्ड कप है जो रिलेटेड है बॉक्सिंग से, मेजर इवेंट को यहाँ पर होस्ट कर चुका है. जस्ट लाइक 2018 में हमने होस्ट करा था द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप विमेन कैटेगरी में. 2023 एंड 2017 में हमने होस्ट करा था वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस. एंड नाउ फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर होस्ट करते नजर आएंगे दी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 नवंबर में. एंड दैट्स वाई अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया. एग्जैक्टली विजय पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसे होस्ट किया जाएगा. ओवरऑल इस गेम को, द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप को कौन देखता है, कौन सी अथॉरिटी है जो इसे गवर्न करती है, एंड दैट इज दी IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. और जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था बॉक्सिंग का वो किसने होस्ट करा था और कब किया था? US ने किया था 1979 में. 2025 में इंडिया करता नजर आएगा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक स्कीम को हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ऑलरेडी हमने काफ़ी बार इसे डिस्कस करा है. इसका फेज 2 अभी चल रहा है. एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इसे इम्प्लीमेंट करती है? एंड दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यह आता है. बिकॉज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का गोल क्या है? बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना. और इसके लिए जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. बॉर्डर पर जो एक्टिव है BSF, CAPF, वो सभी किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यहाँ पर आती है. सो रिसेंटली हुआ क्या, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2-day वर्कशॉप का इनॉग्रेशन किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का न्यू दिल्ली में. एंड द VVP एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. 2022-23 में इसे लाया गया था. जो फेज 2 है इसका टारगेट है 25-26. इंडिया के 2967 विलेजेस को टारगेट करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है, बॉर्डर विलेजेस उनका डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है. दैट्स वाई हियर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च इन द ईयर 2022 बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. और एट लास्ट किसके साथ ये लिंक करती है? विकसित भारत 2047 विजन के साथ यह लिंक करती है. सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ये है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन श्रीलंका रिसेंटली. सो पहला इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस है, एंड रिसेंटली इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पैराडीनिया ने ऑर्गेनाइज किया अगस्त मंथ में श्रीलंका में. जो पाली लैंग्वेज है इसको प्रमोट करने के लिए, एंड दैट्स वाई यह यहाँ पर न्यूज़ में रही. इंडिया की तरफ से यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया गया बाय दी असिस्टेंट हाई कमीशन. दैट्स वाई हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस था द फ्यूचर ऑफ द पाली लैंग्वेज. श्रीलंका, इंडियन, अदर कंट्रीज़ के जो स्कॉलर्स है वो यहाँ पर गैदर हुए सो दैट पाली लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को प्रमोट किया जा सके. एंड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस थी जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पैराडीनिया ने इंडिया के साथ मिलकर होस्ट किया. एट लास्ट पाली लैंग्वेज से रिलेटेड तो रिसेंट अपडेट हमने देखी थी, दैट इज़ अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. रिसेंटली 2024 में 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, और इस प्रकार टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है. और रिसेंटली 2024 में कौन कौन सी ऐड की गई है? एंड दे आर मराठी,
पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा। पाली लैंग्वेज को कब लॉन्च किया गया एज ए क्लासिकल लैंग्वेज? 2024 में। एंड 8th शेड्यूल में हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस प्लस हिंदी, एंड क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास 11 है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक स्कीम को हम डिस्कस करें, दैट इज PM स्वनिधि स्कीम। काफ़ी टाइम ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मनोहर लाल खट्टर इज द कैबिनेट मिनिस्टर। एंड रिसेंटली यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने PM स्वनिधि को एक्सटेंड करने के लिए अप्रूवल दिया है। इस स्कीम को 2030 तक चलाया जाएगा। इसके लिए एक नया बजट भी यहाँ पर आ चुका है। 7,332 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा PM स्वनिधि। PM स्वनिधि एक टाइप की MSME स्कीम है जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, माइक्रो क्रेडिट लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत यह नहीं आता है। यहाँ पर जो स्टार्टअप्स है उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, बट यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत फंक्शन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत ये फंक्शन नहीं कर रही है। इस स्कीम के तहत अभी तक 1.15 करोड़ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें बेनिफिट दिया जा चुका है माइक्रो क्रेडिट लोन के तहत। 2020 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। नाउ 2030 इज द डेडलाइन फॉर द स्कीम, द PM स्वनिधि स्कीम। Moving on the next one, Inza Ruzanen has been appointed as PM of which country in August 2025? So a famous personality in that is Inga Ruzanen. Recently यह PM बनी है। पहले पर्टिकुलर कंट्री की कैबिनेट मिनिस्टर थी, नाउ डायरेक्टली PM पोस्ट पर यह पहुंच चुकी है। लिथुआनिया से यह एसोसिएटेड है। यहाँ पर लिथुआनिया, वी ऑल नो इट इज़ अ बाल्टिक नेशन। 3 कंट्रीज बाल्टिक नेशन का पार्ट है, उनमें से एक है लिथुआनिया। एंड रिसेंटली यहाँ पर विमेन PM बनी, द इंगा रोजेनिन, एंड दैट्स वाई इसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो पार्लियामेंट में इनकी एंट्री 2024 में होती है। नाउ डायरेक्टली ये PM बन चुकी है। एंड अदर जो बाल्टिक नेशन है, लातविया, लिथुआनिया, एंड थर्ड वन ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो कि बाल्टिक सी से अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते, रशिया के काफ़ी नियर बाय लोकेटेड है, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो फिडे चेस वर्ल्ड कप को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द इंटरनेशनल चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन सा इंडियन स्टेट इसे होस्ट करता नजर आएगा? एंड दैट इज गोवा इसे होस्ट करेगा अक्टूबर एंड नवंबर के बिटवीन। द फिडे वर्ल्ड कप 2025 उन वर्ल्ड कप में से एक है ये चेस जो प्लेयर्स को लेके जाते हैं द फाइनल मैच, द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। एग्जैक्टली चेस फिडे चेस वर्ल्ड कप के तहत प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द कैंडिडेट टूर्नामेंट, और कैंडिडेट टूर्नामेंट आगे जाएंगे द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप चैलेंजर में। कैंडिडेट टूर्नामेंट में यहाँ पर ओनली 8 प्लेयर्स खेलते हैं, और उन 8 प्लेयर्स का सिलेक्शन फिडे चेस वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के द्वारा किया जाता है। और रिसेंटली इंडिया इसे होस्ट करता नजर आएगा गोवा में। सम 90 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी, एंड एटलीस्ट 21 प्लेयर्स तो इंडिया से है यहाँ पर। टोटल 206 प्लेयर्स यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। 2 गेम नॉकआउट फॉर्मेट रहने वाला है ओवर 8 राउंड, एंड दैट इज द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो लेके जाएगा कैंडिडेट टूर्नामेंट में, एंड एट लास्ट द चेस चैंपियनशिप में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द सड़क सुरक्षा मित्र प्रोग्राम इज इनिशिएटेड अंडर विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? SSM को हम डिस्कस कर रहे हैं, द सड़क सुरक्षा मित्र प्रोग्राम, और किस सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इसे इनिशिएट करा है? एंड दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। सो रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च करा दी सड़क सुरक्षा मित्र प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ मिलकर। इसके कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी है। एंड बेसिकली SSM का मेन गोल क्या है? जो एक्सीडेंट है उसे रिड्यूस करना अमॉन्ग यूथ, एमरजेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना, सेफ्टी को इन्हांस करना, ज़ीरो रिस्क ज़ीरो फ्रिक्शन अप्रोच को प्रमोट करना। ये जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। एंड ओवरऑल द सड़क सुरक्षा मित्र इसे रिसेंटली 2025 में ही लॉन्च किया गया बाय द उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मूविंग ऑन, सो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और इंडिया में जो कार्बन ट्रेडिंग है इसे कैसे प्रमोट करना है, पेरिस एग्रीमेंट के साथ इसे कैसे अलाइन करना है, उसके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रेम किया गया है। एंड दैट इज विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी
टू इम्प्लीमेंट अ कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इन इंडिया। सो रिसेंटली यहाँ पर एक ऑफिशियल NDA को सेटअप किया गया सो दैट इंडिया में कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और इसे स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट जो 2030 तक कंप्लीट करना है, एंड पेरिस एग्रीमेंट के जितने भी गाइडलाइंस है उसका है आर्टिकल नंबर 6, जिसमें ईच मेंबर कंट्री को अपने देश में एक NDA को बनाना है। NDA इज नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट को हेल्प करेगी अपने कंट्री के कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड रिसेंटली इसी आर्टिकल के साथ अलाइन करते हुए इंडिया ने ओपन करा है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एंड दैट्स वाई यह यहाँ पर न्यूज़ में रहा। इंडिया में कार्बन एमिशन ट्रेडिंग को यह देखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करेगा अपने गोल्स को प्रमोट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए द नेशनल गोल्स जो SDGs है, एंड सेकेंड द पेरिस एग्रीमेंट, दोनों के टारगेट ये 2030, एंड ऑफिशियल बॉडी द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। SDGs के लिए तो नीति आयोग है हमारे पास, बट पेरिस एग्रीमेंट की जो गोल्स है उसके लिए NDA यहाँ पर आ चुका है, द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एट लास्ट जो पेरिस एग्रीमेंट है यह किस कॉन्फ्रेंस का, किस एग्रीमेंट का पार्ट है? सो प्लीज नोट यहाँ पर UNFCCC है, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी से रिलेटेड है द पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट सिस्टम से रिलेटेड एक ह्यूमन कॉन्फ्रेंस है ये, और पेरिस एग्रीमेंट 2015 इनका मेजर एक गोल रहा था। क्योटो प्रोटोकॉल भी इससे एसोसिएटेड है। सो एट लास्ट इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या गोल्स यहाँ पर लेकर आ रहा है, उसी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ, एंड इनके आंसर आपको प्रोवाइड करने कमेंट बॉक्स में। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।